नमस्कार, मैं अम्बरीश कुमार। करीब हफ्ते भर बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है। उसकी वजह ये है, मैं पहाड़ पे था और पहाड़ पे जो प्राकृतिक आपदा आई उसका शिकार हम लोग भी हुए। करीब 4-5 दिन बाद हम लोग को वहां से निकल पाए। उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बहरहाल आज हम बात करने जा रहे हैं प्रियंका गांधी को लेकर के। प्रियंका गांधी ने स्कूटी देने की बात कही है, मोबाइल देने की बात कही है, महिलाओं को 40% से ज्यादा टिकट देने की बात कही है। और लोगों का सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान में तो उनकी सरकार है, क्या वहां पे मोबाइल दिया गया, क्या वहां स्कूटी बांटे, वहां तो उनकी अपना सरकार है, पंजाब में भी है। तो ये जो वादे हैं उनका जमीन पे कितना असर है? हालांकि वो चर्चा में है, घर घर में चर्चा हो रही है, लड़कियों में चर्चा हो रही है, नौजवानों में चर्चा हो रही है। तो इसी पे हम बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं जिनसे हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ जाने माने पत्रकार श्रवण गर्ग जी हैं इंदौर से, कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सप्पल जी हैं दिल्ली से, रविकांत जी हैं सामाजिक विज्ञानी हैं और दलित पॉलिटिक्स पे ध्यान रखते हैं काफी ज्यादा, हरजिंदर जी हैं दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार। हरजिंदर जी, मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूँ। जी कहीं दूसरे राज्यों में कांग्रेस ने जो वादे नहीं किए वो यहाँ पे किए हैं। जी। जी ये दरअसल आप इसको इस तरह से मत देखें। आप जी। इसको इस तरह से देखें कि उत्तर प्रदेश की राजनीति एक अलग मोड़ पर खड़ी है और कांग्रेस जो है उसका मिजाज जो है वो अलग है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो वोट हैं वो या तो जाति के या जातिगत इक्वेशन के आधार पर बंटे हुए हैं। बहुत साफ है कि कौन सी जाति किधर जाएगी। तो ये जो उत्तर प्रदेश का समीकरण है इसको तोड़ने के लिए कोई आउट ऑफ द बॉक्स अप्रोच अपनाई जानी चाहिए थी और प्रियंका गांधी ये करती दिखाई दे रही हैं। उन्होंने महिलाओं को 40% सीटें देने का जो वादा किया है उसका एक ये इसका एक नमूना है। इसके अलावा दूसरी तरह उन्होंने फ्रीबीज देने की कोशिश की है कि स्कूटी दे देंगे, मोबाइल फोन दे देंगे। मोबाइल फोन वगैरह तो उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों ने वादा किया है। स्कूटी का वादा पहली बार है। स्कूटी कंपनियां बड़ी खुश होंगी क्योंकि इधर उन वो काफी घाटे में चल रही थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसका कितना असर होगा, इसकी वजह से जो उत्तर प्रदेश के वोटों की जाति वाली जड़ता है उसको वो तोड़ने में कितनी कामयाब होंगी, ये हम अभी नहीं कह सकते। ये एक नया वो एक नई कोशिश कर रही है उत्तर प्रदेश की जड़ता को तोड़ने की। अब इसमें ये सवाल आप उठा सकते हैं कि पंजाब में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया या छत्तीसगढ़ में उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। तो राजनीति में इस तरह के सवालों का कोई अर्थ नहीं होता। वो फिलहाल उत्तर जी। प्रदेश के लिए वादा किया है और अभी तो ये देखना ये है कि ये वादा उन्हें कहां तक आगे ले जाता है चुनाव की दौड़ में। बाकी सारी जी। बातें बाद में होंगी। जी जी रविकांत जी, मैं अब आपके पास आऊंगा। तमिलनाडु में जयललिता ने ये प्रयोग बहुत पहले किया था और वहां उन्होंने सिलाई मशीन से लेके मिक्सी से लेके सब बांटने की बात की, अम्मा किचन की बात भी आई और उसका असर भी पड़ा जमीन पे। अखिलेश यादव ने जब पिछली बार आए थे तो लैपटॉप का वादा किया था, टैबलेट और लैपटॉप का, उन्होंने बांटे भी। तो ये चर्चा ऐसा ये पहले से भी हो रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो राजनीति हो रही, प्रियंका गांधी निस्संदेह चर्चा में है, लेकिन ये जो वादे हैं, जो बातें हो रही हैं, इससे वोट की राजनीति पे कितना असर पड़ता दिख रहा है आपको? जी। देखिए, अभी जो बात की है हरजिंदर जी ने और आदरणीय श्रवण गर्ग जी बैठे हुए हैं, मैं कल उनको बड़ी शिद्दत से सुन रहा था। जी। उनकी बात को और हरजिंदर जी की दोनों की बात को मैं लेकर के आगे अपनी बात रख रहा हूँ। दरअसल उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का 32 साल का सूखा है जी। और धर्म और जाति की जिस तरह की राजनीति होती रही है उत्तर प्रदेश में पिछले 2 दशकों में, 3 दशकों में, और कांग्रेस पार्टी के पास कोई आधार वोट बैंक इस समय नहीं है। दलित उसका होता था वो बीएसपी के साथ चला गया, मुस्लिम था वो सपा के साथ है और ब्राह्मण जो है वो बीजेपी के साथ चला गया। तो कुल मिलाकर के पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने देखा कि 6-6.5% कांग्रेस के पास वोट है। और आज की तारीख में माने अगर हम 15 दिन पहले तक देखें तो कांग्रेस पार्टी के पास इस तरह का कोई आधार वोट नहीं था जिसमें हम कहें कि साहब नहीं 10-12% फला फला जाति का वोट है। तो वो एक नए किस्म की राजनीति को वो पैदा कर रही है। जो गर्ग साहब ने कल कहा था कि एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी में वो दाखिल हो रही है जो जाति और धर्म से अलग है। वो एक लैंगिक सवाल को उन्होंने मुखर किया है
जिसमें वो स्त्रियों की सुरक्षा स्वाभिमान से जोड़ करके और स्त्रियों की आजादी तक का सवाल उन्होंने लिया है। और पहली दफा वो उत्तर प्रदेश में 40% टिकटों को महिलाओं को देने का वादा कर रही है। और एक जो उन्होंने नारा उठाया कि हम लड़की हैं, लड़ सकती हैं, और वो काफी चर्चा में आया। उसके बाद दूसरे दिन ही उन्होंने संभवतः दूसरे या तीसरे दिन उन्होंने जो इंटर पास लड़कियां हैं उनको स्मार्टफोन देने का वादा किया और स्नातक लड़कियों को उन्होंने स्कूटी देने का वादा किया। लेकिन इस वायदे के साथ साथ अगर आप देखिएगा पिछले 2 साल की राजनीति प्रियंका गांधी की खास करके, या जब से वो उत्तर प्रदेश में दाखिल हुई हैं, तब से लगातार स्त्रियों के सवालों पर मुखर रही हैं। चाहे वो हाथरस में बलात्कार पीड़िता का मामला हो, उन्नाव में बलात्कार के बाद जो लड़की जलाई गई थी उसका मामला हो, या उम्भा में सोनभद्र में जो लड़की की हत्या हुई है वो मामला आप ले लीजिए, तो लगातार स्त्री के सवालों पर वो मुखर रहती रही। और अब वो उस तरह से इसी सवाल पर मुझे लगता है कि राजनीति करने के लिए आई है। उत्तर प्रदेश में 15 करोड़ मतदाता इस समय माना जा रहा है, उसमें से 7 करोड़ महिलाएं हैं। और ये जो उन्होंने नारा दिया है इसका असर भी बहुत देखा जा रहा है, शहरों से लेकर के गांव तक, खास करके लड़कियों में। आप अगर इसको थोड़ा सा और देखें तो इन 7 करोड़ महिलाओं में से मुझे लगता है कि तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ लड़कियां होंगी जिनकी उम्र 18 से लेकर के 28 साल की है। माना कि वो जो इंटर और स्नातक कर रही है, कर चुकी है। ये जो स्थितियां हैं उसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बहुत लाभ होने वाला है। और जो प्रियंका गांधी जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जिस तरह से वो महिलाओं के साथ मिलती हैं, आप लखीमपुर खीरी की घटना को दे लीजिए, आप 1090 चौराहे पर एक घायल जो लड़की है उसकी मलहम पट्टी करते हुए उनकी तस्वीरें देख लीजिए। वो जब बनारस में होती हैं तो एक महिला पुलिस कांस्टेबल के साथ जिस तरह से गले मिलती हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, या जब वो आगरा जाती हैं अरुण वाल्मीकि के उस हिरासत में हुई हत्याकांड के बाद, तो वहां पर जिस तरह से पुलिस की जो महिलाएं हैं उनके साथ सेल्फी खिंचाने की जो होड़ है, तो मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी एक राजनीति की भाषा को बदल रही है। और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह की भगवा रंग की राजनीति हो रही थी, वो राजनीति उसका रंग प्रियंका गांधी बदल रही है। अब वो भगवा से मुझे लगता है कि पिंक राजनीति कर रही है, गुलाबी राजनीति करने की कोशिश कर रही है प्रियंका गांधी। और ये जो बहनापे की राजनीति है, तो ये तो निश्चित तौर पर बहुत स्वागत योग्य है। मुझे लगता है कि वो जो लोक लुभावनवाद भी है उसमें, लेकिन हो सकता है कि वो एक एजेंडा बने और आगे चल करके वो महिला आरक्षण तक पहुंचे, और जो मामला 25 साल से लंबित है, हो सकता है कि वो भी फलीभूत होता हुआ हम लोगों को दिखाई दे। जी श्रवण जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। ये जिस राजनीति की बात हो रही है, जयललिता ने पहले जो शुरू की थी तमिलनाडु में, उसका बहुत असर भी देखा गया। और जो इन्होंने कहा महिलाओं पे असर, मैंने बिहार में देखा है, नीतीश कुमार ने जो राजनीति की थी, शराबबंदी का जो मुद्दा था, उससे औरतों का बहुत बड़ा हिस्सा उनको वोट में मिला, परिवर्तित हुआ। तो प्रियंका गांधी जिस प्रकार की राजनीति कर रही, हो सकता है इस इलेक्शन में कितना फायदा होता है मुझे नहीं पता, लेकिन इसका दूरगामी असर हमें दिख रहा है। जी, 2 चीजें हैं अमरीश जी। एक तो ये कि इस तरह के जो हार्ड सिचुएशंस होती हैं, हार्डकोर सिचुएशंस होती हैं, उसमें जहां बहुत ही क्रूर किस्म की राजनीति की जा रही है, वहाँ इमोशनल अपील कितनी हद तक पेनिट्रेट कर सकती है, कितनी मार कर सकती है, वो एक अलग मुद्दा है। आपने 2 चीज़ें शुरू में कही थी, हरजिंदर जी से पूछी थी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का कहा आपने, उसके पहले मध्य प्रदेश का भी है। देखिए वहाँ की परिस्थितियाँ अलग हैं पूरी, और वहाँ 2 पार्टी सिस्टम है मोटे तौर पर, तो वहाँ कोई इस तरह की ज़रूरत पड़ती नहीं है इस तरह की चीज़ों को करने की, अलावा इसके कि किसानों के लिए कुछ घोषणाएं, ऋण माफ़ कर दें और तमाम चीज़ें। उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत अलग है, और जिन परिस्थितियों में कांग्रेस को चुनाव लड़ना पड़ रहा है वो वैसे ही है, क्योंकि जैसे कोई
विदेशों से आदमी आता है, भारतीय आते हैं दांत ठीक करवाने के लिए भारत में, और वो अपने दांत भी ठीक करवा लेते हैं, आने जाने का खर्चा भी निकाल लेते हैं और वापस भी लौट जाते हैं, और उससे 3 गुना ज्यादा उनको अमेरिका में देना पड़ता है। तो ये मामला ऐसा है कि एक जगह एक प्रोडक्ट को आप किस हिसाब से सेल करते हैं और दूसरी जगह कैसे करते हैं। देखिए, मैं कांग्रेस का संकट अलग किस्म से मानता हूं। कल जो हमारी बातचीत थी जिसका इन्होंने जिक्र किया, रविकांत जी ने, मैंने कहा था उसमें कि प्रियंका ने एक नई कॉन्स्टिट्यूंसी को ढूंढा है, और जो कि सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज खत्म हो गई थी, कैप्चर कर ली गई थी उत्तर प्रदेश में, तो उसमें उन्होंने एक महिलाओं की कॉन्स्टिट्यूंसी जो बची हुई थी उसको उन्होंने पेनिट्रेट किया, जो कि काफी सफल किस्म से है। अब इसमें दो चीजें हैं अमरीश जी, एक तो चुनाव के पहले की है और एक चुनाव के बाद की है। चुनाव के पहले की है कि 40% सीटें महिलाओं को देंगे। अब मेरा सवाल ये है, सप्पल जी बैठे हैं, कि वो 40% महिलाएं कांग्रेस और प्रियंका कहाँ से लाएंगे? वो महिलाएं कहाँ बैठी हुई हैं जो 4 महीने में नेतृत्व प्रदान करेंगी, कॉन्स्टिट्यूंसीज में पॉलिटिकली चैलेंज पैदा करेंगी? दूसरा जो घोषणा है वो चुनाव के बाद की है कि चुनाव जीत गए तो। अब चुनाव जीत गए में तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 15 लाख रुपए हर एक आदमी के खाते में पहुंच जाएंगे, और 7 साल हो गए उन 15 लाख का इंतजार किया जा रहा है। तो चुनाव के बाद की घोषणा पर तो किसी का यकीन नहीं रहता है, क्योंकि वो एक बहुत दूर की कौड़ी है और आप कुछ भी कह सकते हैं। फिजिबल है कि नहीं, ये एक बड़ा सवाल रहता है। 300 यूनिट बिजली या 400 यूनिट बिजली फ्री दे देंगे, वो काफी फिजिबल लगता है, जो आम आदमी पार्टी ने किया या अखिलेश कह रहे हैं। या साइकिलों की बात की थी अखिलेश ने, कुछ लैपटॉप वगैरह की भी बात की थी, पर मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं जो मुद्दा मैं देख रहा हूं कि अगर प्रियंका, जैसा कि रविकांत जी भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, सप्पल साहब भी कह रहे हैं, कहेंगे अगर नहीं कह रहे हैं तो, कि कांग्रेस काफी आशान्वित है और प्रियंका के आने से बहुत संभावनाएं बनी हैं। ऑर्गेनाइजेशनल कोलैप्स है अमरीश जी उत्तर जी प्रदेश में, संगठन नहीं है। और अगर प्रियंका आ रही है या कांग्रेस की संभावनाएं हैं, तो लोग जा क्यों रहे हैं कांग्रेस छोड़कर? अगर लोग तो संभावनाओं में अपॉर्चुनिटीज को तलाश करते हैं और कांग्रेस के बड़े बड़े लोग जा रहे हैं। आज 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, कितने बूथ्स हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसका ऑर्गेनाइजेशनल नेटवर्क है, उसका उसका व्यक्ति नहीं है, उसका जो जो कार्ड है वो व्यक्ति नहीं है, वो व्यक्ति योगी नहीं है, वो पन्ना प्रमुख है, जो जिसकी तैयारी अमित शाह करते हैं या नड्डा कर रहे हैं। उसकी तैयारी वो लोकसभा के सांसद के जिम्मे है कि अगर आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में सारी विधानसभाओं में बीजेपी को नहीं जिताया तो आपका जो टिकट है वो खतरे में है। विधानसभा के उन सदस्यों की नौकरी खतरे में है जिनके यहाँ चुनाव हो रहे हैं और जिनको फिर से टिकट चाहिए। कांग्रेस को किस ताकत के साथ लड़ रही है वहां, वो प्रियंका गांधी अकेले इमोशनल अपील के दम पर, जो रविकांत जी ने कई उदाहरण दिए, जो वो तमाम उदाहरण तो हैं, हम देख रहे हैं, तो वो कांग्रेस को कितनी दूर तक ले जाएंगे।
और बूथ पर कौन पहुंचेगा, लोगों को कौन बाहर लाएगा, चुनाव प्रचार में कौन जाएगा, अकेली प्रियंका क्या क्या करेंगी, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मैं देख रहा हूं कांग्रेस के सामने, और जो समाजवादी पार्टी के सामने नहीं है और जो भारतीय जनता पार्टी के सामने तो बिल्कुल नहीं है। तो हम जो देख रहे हैं उसमें प्रियंका की पॉपुलरिटी और योगी की अनपॉपुलरिटी को देख रहे हैं, पर हम बीजेपी की संगठनात्मक ताकत को नहीं देख रहे हैं, आरएसएस के काम को नहीं देख रहे हैं, और जो शक्ति वो लगाने वाले हैं आने वाले दिनों में। प्रधानमंत्री एक एक जिले में, एक एक कमिश्नरी में जो जाकर खुद अपने, उनका भाषण जो है, कल का जो भाषण है, कल परसों का जो भी है, जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया है अपील करने वाला, तो सवाल यह है कि प्रियंका गांधी के अलावा उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास बोलने वाला भी कौन सा नेता है। मैं कांग्रेस के नेताओं की तो, मतलब जमीनी नेताओं की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। बोलने वाला कौन नेता है, भाषण देने वाला कौन नेता है, गली गली जाकर लोगों को कन्विंस करने वाला कौन नेता है। मैं उस कमियों की बात कर रहा हूं। मैं, क्योंकि हम लोगों ने वो जमाना देखा है, इंदिरा गांधी के जमाना भी देखा है और राजीव गांधी का भी जमाना देखा है। तो राजीव गांधी केवल एक इमोशनल अपील थी उनके पास, श्रीमती गांधी की जिस तरह से हत्या हुई थी वो अपील थी। नरसिंह राव के पास भी एक अपील थी, राजीव गांधी की हत्या की अपील थी। आज तो कांग्रेस को संगठनात्मक अपील चाहिए और संगठनात्मक अप्रोच चाहिए, जो कि कांग्रेस ने अपने 10 साल की केंद्र की हुकूमत में पैदा ही नहीं होने दी। तो मैं कांग्रेस के संकट को, मैं प्रियंका गांधी और कांग्रेस के संगठन को अलग अलग देख रहा हूं। प्रियंका की ईमानदारी, उनकी नेतृत्व क्षमता, उनकी घोषणाएं, उनका चैलेंज, उनका करिश्मा सब अपनी जगह है। पर मैं जो देख रहा हूं वो देख रहा हूं कि थोड़ा सा, और मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं और कोई सुन नहीं रहा है। मेरा ये हो सकता है कि ये गलत साबित हो, मैं खुद चाहता हूं ये गलत साबित हो जाए। मेरा कहना कि कांग्रेस जितना मजबूत होगी उत्तर प्रदेश में, उतना भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी, ये मेरा मानना है, और अखिलेश कमजोर होंगे। जी गुरदीप जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। 3-4 बातें आई हैं जिसमें संगठनात्मक ताकत की बात आई है। यदि बोलने वाले नेताओं में मेरे कुछ उदाहरण तो मेरे सामने ही है। राज बब्बर हैं, जो कि हम, जिनके साथ हमने लंबे दौरे भी किए हैं। सलमान खुर्शीद हैं, अच्छे अच्छे वक्ता रहे हैं। लेकिन इस समय ये नहीं, इस समय आपके एक जुझारू नेता अजय कुमार लल्लू जो है वो काफी जुझारू हैं। लेकिन उसके अलावा जो वक्ता की बात हो रही, उसकी बात हो रही, प्रियंका गांधी के अलावा और कौन हो सकता है? इन 3 चीजों पे हम चाह रहे थे आपकी राय। जी अमरीश जी, मैंने सबको सुना जी। इस बात पे तो कोई विवाद हो नहीं सकता कि कांग्रेस का संगठन कमजोर रहा यूपी में। इस पे तो कोई विवाद की बात ही नहीं है। लेकिन यह भी सच है कि यही संगठन की हालत और कमोबेश यही परिस्थितियां 2009 के चुनाव में थी और तब 21 सीटें आई थी। तो ऐसा नहीं है कि सब कुछ संगठन पर निर्भर करता है। चुनाव का जो वातावरण है वो संगठन के परे भी कई बार जाता है, और कई बार ऐसे फैक्टर भी आते हैं जिनको आप पहले से आभास नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात जो बोली कि भाई बाकी राज्यों में ये क्यों नहीं कर रहे, तो देखिए हर आइडिया की कहीं ना कहीं से शुरुआत होनी होती है। अगर सब कुछ पहले ही हो चुका हो तो फिर तो प्रगति और फिर तो वक्त की महत्व खत्म हो गया दुनिया में। तो अभी ये एक आइडिया है जिसका वक्त आया, जिसको प्रियंका जी ने उठाया और जिसकी चर्चा लगातार आपके प्रोग्राम में भी हो रही है और बाहर मीडिया से लेकर गली मोहल्लों तक इस बात की चर्चा हो रही है। तो ये बात में साबित, इस अपने आप में ये साबित करती है कि ये आइडिया का वक्त था जिसको प्रियंका जी ने उठाया
और जिसको उठाकर उन्होंने एक स्टैंड लिया आज की तारीख में। लेकिन जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वो इससे अलग है कि जो महिला केंद्रित राजनीति, महिला को आगे लाने की बात है, वो आप देखेंगे तो सोनिया जी के टाइम से ही शुरू हुआ और उसी धारा को प्रियंका जी आगे बढ़ा रही हैं। अगर यूपीए के अगर आप 10 साल देखें तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई थी जो पहले कभी नहीं हुई थी। सबसे पहले यूपीए के 10 साल के अंदर महिलाओं को पूरी तरह से बराबर अधिकार प्रॉपर्टी में दिया गया था 2005 में। ये तो तभी हुआ था। जो डोमेस्टिक वायलेंस बिल हो या सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस बिल हो या विमेन रिजर्वेशन को राज्यसभा में पास कराया, लोकसभा में नहीं करा पाए थे क्योंकि उतना बहुमत नहीं था। तो ये तमाम चीजें तो लगातार यूपीए के टाइम पे हुई। हाँ, उसका उतना प्रचार प्रसार नहीं हुआ जो प्रचार प्रसार की जो एक लाइन आज मोदी जी ने खींच दी है कि हर चीज को आप सिर्फ बेचिए, भले ही उसके अंदर कुछ वैल्यू है कि नहीं है, भले ही वो उसके अंदर कोई भी मेरिट है कि नहीं है। उस जमाने में ये नहीं होता था, लेकिन लगातार चाहे कानून के लेवल पे, चाहे अधिकार के लेवल पे, चाहे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लेवल पे, कि अगर राष्ट्रपति भी महिला को बनाने की बात हो, स्पीकर महिला को बनाने की बात हो, यहां तक कि जब सुषमा जी लीडर ऑफ अपोजिशन बनी और सुषमा जी का जो रोल रहा सोनिया जी के प्रति वो पूरा देश जानता है, उसके बावजूद उनको साथ लेके चली, उनको गले भी लगाया और वो कटुता खत्म करके, क्योंकि वो महिला थी, उनके साथ पब्लिकली जो उनका बिहेवियर था वो काबिले तारीफ था। तो जो ये विमेन सेंट्रिक राजनीति की बात कर रहे हैं वो अभी शुरू नहीं हो रही है। दूसरी बात ये भी है कि इसको और पीछे जाके भी देखनी चाहिए। आज ये सच है कि पिछले 20 साल में जिस तरह से महिलाओं में एजुकेशन का आया, आईटी का जैसे स्कोप बढ़ा, टेलीकम्युनिकेशन का स्कोप बढ़ा, तो ये तो निर्विवाद सत्य है कि आज महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा स्पीड से तरक्की कर रही हैं, मानसिक तरक्की भी कर रही हैं, पेशेवर तरक्की भी कर रही हैं, हर फील्ड में वो जा रही हैं। तो अब अगर उनको रिप्रेजेंटेशन देने की बात की जा रही है तो वो उसी परंपरा को निभाने की बात हो रही है जो परंपरा 1931 में शुरू हुई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि 1931 में जब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि इक्वल राइट, सबको, हर महिला पुरुष को इक्वल राइट, चाहे वो वोटिंग का हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, वो भारत पहला मुल्क था। वरना हर जगह जितने भी मुल्क थे वहां कोई ना कोई कंडीशन थी और यही बात संविधान में भी आई। तो हमारी जो यात्रा है वो अभी शुरू नहीं हो रही है। हाँ, उसका एक पड़ाव अभी आया और वो पड़ाव इसलिए भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को, जैसा कि रविकांत जी ने भी बोला और हरजिंदर जी ने भी बोला, कि उसको जाति धर्म के दायरे में बांध दिया गया था। जाति धर्म के बियॉन्ड भी राजनीति हो सकती है, ये सोचना ही बंद हो गया था। जाति धर्म के आगे जाके भी राजनीति की बात कर सकते हैं, इस बात को आइडिया लेवल पे ही डिसमिस करने लग गए थे। और प्रियंका गांधी की ये इस समय सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ये है कि जो राजनीति के तौर तरीके बन गए थे, जो राजनीति का एक जाति धर्म की जकड़न बन गई थी, उसको ये राजनीति तोड़ रही है, उसको तोड़ के सीधा लोगों से जुड़ने की बात कर रही है। जी सप्पल जी, मैं रविकांत जी के पास आऊंगा। एक्चुअली जो सप्पल जी ने 2009 का उदाहरण दिया है वो कारक थोड़ा तथ्यों को समझ लेना चाहिए। कल्याण सिंह को लेके आए थे मुलायम सिंह साथ में और मुसलमानों की बड़ी नाराजगी थी जिसका फायदा मिला। तो कुछ परिस्थितियां होती हैं, जाति, जो धर्म और जाति की बात हुई तो उसका फायदा कांग्रेस को 2009 में मिला, सपा बसपा के बराबर आके खड़ी हो गई। जी, मेरा यही कहना है, परिस्थितियां अलग अलग चुनाव में अलग अलग तरीके से बनती हैं। केवल ये मान लेना कि जो ग्राउंड रियलिटी आज थी, आज है और वो कल थी, वही कल भी रहेगी, इसको मानना ठीक नहीं है। जी, तो रविकांत जी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं, आप जातियों के बारे में जानते हैं, कौन सी जातियां किधर की तरफ जा रही हैं, किधर आ रही हैं, आप उनको देखते रहते हैं, अध्ययन करते रहते हैं। कांग्रेस की तरफ झुकाव क्या हो रहा है इस समय जमीनी स्तर पे? देखिए, एक तो मैं सप्पल साहब की बात पर एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। शिरबन जी ने जो बात कही थी कि संगठन बहुत कमजोर है और 2009 का उन्होंने उदाहरण दिया। दरअसल गर्ग साहब कह रहे हैं कि अमित शाह और मोदी की जो भाजपा है और जिस तरह से उन्होंने संगठन को मजबूत किया है, पन्ना प्रमुख बनाए हैं, और उसके बरक्स कांग्रेस पार्टी के पास उस तरह का संगठन नहीं है। ये बिल्कुल सही बात है और 2009 का मुझे लगता है उदाहरण देना वो ठीक भी नहीं है। बहरहाल, जो आपका सवाल है, जो कि जातियां एक बार इंटरवीन कर सकता हूं रविकांत? बिल्कुल, हाँ सप्पल जी बोलिए। मुझे लगता है पन्ना प्रमुख की बात को हम लोग बहुत बढ़ा चढ़ाकर
मानने लग गए हैं, वो भी एक प्रोपेगेंडा है। मैं खुद आपको बता सकता हूं 2019 के चुनाव में जब मैं उत्तराखंड में घूमा और पोलिंग के दिन का मैंने डाटा लिया तो आधे से ज्यादा पोलिंग बूथ पे बीजेपी का वर्कर नहीं था। उत्तराखंड की बात मैं बता सकता हूँ, नैनीताल की सीट का और गढ़वाल की सीट का। कई बार क्या होता है, हम लोग खुद प्रोपेगेंडा को ये सच मानते हैं। पन्ना प्रमुख की बातचीत को बहुत इस देश के अंदर एक सुनियोजित तरीके से प्लांट किया गया है और जिसको हर कोई मानने लगा है। ये बात कोई दो राय नहीं है कि उनके टाइम पे, अमित शाह के टाइम पे एक धार संगठन को दी गई। इस बात से तो कोई डिसएग्री नहीं करेगा, लेकिन इस बात को सत्य मान लेना कि उनके हर बूथ पे पन्ना प्रमुख देश के अंदर हो गया है और वो उतना ही डेडिकेटेड है और उसका कोई मुकाबला नहीं है, ये सत्य से परे है। और ये मैं अपने पर्सनल अनुभव के आधार पर भी इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं। जी, डेडिकेशन तो डेडिकेशन मैं नहीं मानता हूं, लेकिन बहुत सारे और चीजें हैं, बहुत सारे प्रलोभन है। मैं लखनऊ में हूं, लखनऊ के बारे में ही मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से अपने कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करती है, टेलीफोन से लेकर के वो मोटरसाइकिल तक देते हैं। और लोकसभा चुनाव में तो हालात ये थे कि जिन मान लीजिए 10 लोगों के पास जिम्मेदारी है एक लोकसभा की, उनको बाकायदा 4 व्हीलर्स दी गई है। ये स्थितियां रही हैं। तो मुझे लगता है कि उस मामले में हम जो बात कर रहे हैं वो कि उस मामले में कांग्रेस पार्टी कमजोर है। और दूसरी बात, बस में केवल जातिगत जो मसला है, दरअसल ब्राह्मणों की जो नाराजगी है योगी आदित्यनाथ से, बीजेपी से नहीं है, तो वो कहीं कहीं जाने के लिए विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रहा है। मैं अभी ये कतई नहीं कह सकता कि वो वोट देने आ रहा है। दूसरा ये कि उसके बाद आज मैं दलितों में थोड़ा सा कह दूं, जाटाओ बीजेपी बीएसपी के साथ इंटैक्ट है, थोड़ा बहुत इधर उधर चला है तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाकी उसके बाद की जो जातियां, वाल्मीकि पर जिस तरह से फोकस किया है प्रियंका गांधी, अरुण वाल्मीकि से लेकर के हाथरस का आप इशू देखिएगा, और वाल्मीकि मंदिर में पूजा अर्चना से लेकर के लखनऊ में भी करती हैं साफ सफाई, और उसके बाद वहां दिल्ली में भी वो पूजा करती हैं। मुझे लगता है कि वाल्मीकि जाति पर उन्होंने फोकस कर दिया है। वो 1-1.5% जो भी हो, शहरों में, नगर पालिकाओं में खास करके वो सफाई कर्मी के रूप में मौजूद है और वहां पर अच्छी खासी तादाद है शहरों में, तो वो बीजेपी के वोट में सेंध लगाती हुई सीधे दिख रही, क्योंकि ये वोट बैंक बीजेपी का है। तो वाल्मीकि जाति अगर उसमें थोड़ा और काम होता है तो मुझे लगता है वो जा सकती है। दूसरा, दलितों में ही एक दूसरी जाति है कोरी, जो करीब 3.5 से 4% है। उसका भी मैं देख रहा हूं कि जो मनोभाव है वो कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो ये कहते हैं कि सपा चुकी लड़ रही है इसलिए हम सपा को वोट करेंगे। तो ज्यादातर जो जातियां हैं वो बीजेपी को एक तरह से हराने के लिए वोट करना चाहती हैं। अगर उनको विकल्प के रूप में कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रत्याशी मिल जाएगा तो मुझे लगता है कि वो जा सकती हैं। हालांकि अभी आप ये नहीं कह सकते कि बहुत वोट में बहुत बढ़ोतरी हो रही है कांग्रेस पार्टी की, अभी उतना नहीं दिखाई पड़ता है। ओबीसी में अभी वो उस तरह की चीज नहीं है, वो छिटपुट वोट उनको मिल जाए तो मैं नहीं कह सकता। वैसे भी ओबीसी कांग्रेस पार्टी के साथ पारंपरिक रूप से भी नहीं जोड़ा रहा है, और अभी उसमें उस तरह से काम भी नहीं हो रहा है कि ओबीसी को लेकर के, हाँ ये जरूर है कि वो छत्तीसगढ़ के सीएम को लेकर के, और आप सोचे कि कुर्मी वोट में हम सेंध मार देंगे, तो मुझे लगता है कि ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, क्योंकि कुर्मी वोट बीजेपी के साथ जुड़ा रहा है, वो इस समय शिफ्ट करके वो सपा की तरफ आ रहा है। तो थोड़ा सा मुश्किल है अभी। प्रियंका गांधी निश्चित रूप से, जो गर्ग साहब कह रहे हैं कि उनकी लोकप्रियता है, लेकिन वो वोट में कितना तब्दील होगा इसको लेकर के अभी मुझे लगता है कि ठीक ढंग से हम लोग नहीं कह सकते। जी हरजिंदर जी, हाँ आप कुछ कह रहे हैं? सफल जी। हाँ, एक चीज मैं कह रहा था, ये बात ठीक है कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं रही, उनको भरपूर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ ये सवाल भी तो पूछा जाना चाहिए कि इतने रिसोर्सेज कहां से बीजेपी ने इकट्ठे कर दिए 7 साल के अंदर। यह भी तो पूछा जाना चाहिए कि हर शहर में, देश के हर जिले में 5 स्टार ऑफिस उनका बन गया, तो इतना पैसा किस मार्फत उनके पास आया? जो पार्टी एंटी करप्शन प्लेटफॉर्म पे आने की बात करती रही थी, उस पार्टी के पास आज इतना पैसा है। नोटबंदी से जो कहानी शुरू हुई वो आज उसके कार्यकर्ताओं के हाथ में जो दिख रही है, उसके ऊपर सवाल उठाना भी जरूरी है। ये मैं कह रहा हूं, अगर हम राजनीति में बात करेंगे तो इन सवालों का भी उतना ही महत्व है देश के लिए, वो भी चर्चा होनी चाहिए। जी हरजिंदर जी,
जो बात अभी हो रही थी और खास करके जो शुरुआत भी हम लोगों ने की कि घर घर में चर्चा होने लगी है, खास करके जो नौजवान पीढ़ी है उसमें प्रियंका गांधी के इस एजेंडे की चर्चा हो रही है। हमें लगता है कुछ ना कुछ तो इसका असर शहरी वोटों पे पड़ेगा। ये बात ठीक है कि स्ट्रेटेजिकली लोग जो जातियों वाला भाग है उसमें समाजवादी पार्टी को वो जातियां वोट देंगी, लेकिन शहरी समाज जो जातिगत ढांचे में जरा हल्का सा उसका ढीला रहता है, जाति जकड़न से थोड़ा सा छूटा रहता है, वो तो उसका असर पड़ेगा तो कुछ तो फायदा मिलेगा कांग्रेस को। देखिए, ऐसा है कि मुझे लगता है कि कांग्रेस की एक दिक्कत यह है कि जिसे सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है उसकी संभावनाएं कांग्रेस के पास बहुत कम है। तो इसलिए उसको राजनीति को एक नया मुहावरा देना था और वो मुहावरा दूसरे रूप में दिया गया है, महिलाओं के आरक्षण के रूप में और क्या नाम, उनको फ्रीबीज जिसे कहते हैं वो बांटने के रूप में। इसका कितना असर पड़ेगा और ये क्या ये महत्वपूर्ण फैक्टर होगा, क्या ये महत्वपूर्ण फैक्टर होगा, इस पर अभी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। क्या कांग्रेस अपने इन सारे प्रयासों के बावजूद बिना अल्पसंख्यक वोटों को हासिल किए हुए चुनाव जीत सकती है? नंबर एक। नंबर दो, उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन उत्तर भारत में पूरे चल रहा है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बहुत ज्यादा है, बाकी जगह भी उसका वो है, किसान असंतोष तो है ही। तो क्या ये जो असंतुष्ट किसान है या आंदोलनकारी किसान हैं वो कांग्रेस के समर्थन में खड़े होंगे? ये दो बड़ी चीजें हैं, इनके बाद तय होगा कि कांग्रेस जो है वो किधर, कांग्रेस कितनी मजबूत होकर इस चुनाव के बाद उभरेगी। जो ये कहा जा रहा है, तब मैं भी मानता हूं कि कांग्रेस को दो स्तरों पर काम करने की जरूरत है। एक, संगठन के स्तर पर, संगठन उसका कमजोर है, काफी समय से कमजोर है। हम लोग चुनाव के जब कवरेज के लिए निकलते थे तो कई बार देखा कि लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, वहां कांग्रेस का कोई वोट लेने वाला नहीं है जी। लेकिन ये भी हमें उत्तर प्रदेश में ये भी ध्यान रख लेना चाहिए कि जो बहुजन समाज पार्टी है उसका भी उस तरह से फॉर्मल पार्टी स्ट्रक्चर नहीं है। वो एक जातिगत अपील होती है, एक इमोशनल अपील होती है, एक चुनावी समीकरण होता है, उसके भरोसे वो चुनाव जीत जाती है जब भी जीतती है। तो इसलिए ये कहना कि सिर्फ संगठन ही बहुत वो होगा, मैं सपल जी की एक बात से जरूर सहमत हूं कि ये पन्ना प्रमुख वाली बात जो है बहुत आउट ऑफ प्रोपोर्शन कही जाती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव है। वहां पन्ना प्रमुख और जो भी जितने भी तरह के उनके वो हैं प्रमुख हैं वो सब थे, और जो नतीजे आए वो लोकसभा चुनावों से भाजपा को कम वोट मिले विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए ये संगठन वाला मामला जो है, इसमें ये कहना कि भाजपा बहुत मजबूत है। और दूसरा, मैं एक चीज से मुझे ऐसा लगता है, हालांकि कुछ लोगों की राय दूसरी है, कि कांग्रेस, क्योंकि जो समाजवादी पार्टी का वोट है और जो बहुजन समाज पार्टी का वोट है, वो उनका वोट बहुत कुछ इंटैक्ट है, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा। इसलिए कांग्रेस जब मजबूत होगी तो उसका नतीजा ये होगा कि भाजपा कमजोर होगी। कांग्रेस की अपील उसी शहरी वर्ग में है, उसी मध्य वर्ग की है जो कि भाजपा का मुख्य आधार है। जी जी, आलोक जी इस बीच में आ गए, तो उनसे मैं एक टिप्पणी लेने के बाद श्रवण जी के पास जाऊंगा। आलोक जी, अभी जो बात संगठन की हो रही है, 2009 का जो चुनाव था, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी जिसके पास कोई संगठन नहीं था, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बराबर खड़ी थी। तो जो संगठन वाला मामला है उससे ज्यादा खास करके प्रियंका गांधी की जो अखिल भारतीय छवि है, जो वो छवि का फायदा, आपने खुद ही एक उदाहरण दिया था कि परिवारों में प्रियंका गांधी की चर्चा होने लगी है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि चर्चा ही हो और शहरी समाज उनको वोट ना दे? जी नहीं, देखिए, आप कह रहे हैं कि अखिल भारतीय छवि, अभी अखिल भारतीय छवि जो होती है ये तो अभी मुझे लगता है इसमें वक्त है बहुत, अभी अखिल भारतीय होने में। गांधी परिवार की वजह से, गांधी परिवार मतलब वो श्रीमती गांधी के बाद अखिल भारतीय छवि जैसा राजीव गांधी कुछ समय हद तक रहे, लेकिन उसके बाद से वो अभी वो बहुत, मेरा कहना है वो दिल्ली बड़ी दूर है।
लेकिन छवि जो होती है, जिसकी शुरुआत आपको देखनी है, तो प्रियंका गांधी के साथ जिन पुलिस की महिलाओं को उनको गिरफ्तार करने या रोकने के लिए लगाया गया था, उन्होंने सेल्फी खिंचवाई। ये मुझे जो दिखता है पहला संकेत, अगर आप देखना चाहते हैं कि कोई आदमी पॉपुलर पब्लिक लीडर बन रहा है, पॉपुलर अपील किसी की हो रही है, जब आप सड़क पे निकले और लोग कहें हम आपके साथ फोटो खिंचवाना चाहते हैं। पुराने वक्त में ऑटोग्राफ मांगते थे, अब आजकल फोटो खिंचवाना, सेल्फी खिंचवाना, ये दिखाता है कि इंसान आपके साथ दिखना चाहता है। वो आपके, ऐसा नहीं है कि दूर से चुपचाप सोच रहा है। ये जिसको कहते हैं ना, प्रकटीकरण है भावना का, कि नहीं, ये जो महिला कुछ भी कर रही है, जैसी भी, इसके साथ हम दिखना चाहते हैं, हम इसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। और प्रियंका गांधी ने जो काम किया है उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, वो ये है, एक, उन्होंने मुद्दे उठा दिए हैं। प्रियंका पिछली बार भी आई थी, आपको पता ही है, उन्होंने गंगा यात्रा की थी, कुछ मंदिरों में गई थी, जिसको लेकर फिर तमाम आलोचना शुरू हो जाती है कि भाई कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के ही हथियार से हराने की सोचती है क्या। सॉफ्ट हिंदुत्व नाम की जो चीज थी, राहुल गांधी उसके लिए बहुत बदनाम हुए हैं। लेकिन इस बार प्रियंका ने जो कुछ किया है पिछले कुछ समय में, कोरोना के बाद से आप लगातार देख लीजिए, कोरोना के समय जो बसों का झगड़ा हुआ, उसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने हमला करने की कोशिश बहुत की, लेकिन मुझे ऐसा कोई मिला नहीं जो ये कहे कि नहीं, प्रियंका ने कुछ गलत कर दिया था। ये बसें जितनी थी, भाई उनका कहना था कि वो 100 बसें, सरकार ने कहा 100 बसें नहीं थी, इसलिए जितनी इन्होंने कही उतनी नहीं थी। अरे भाई 10 थी, उनको भेज देते ना भाई, तुम 12 थी, उनको भेज देते, कह देते कि इनकी 12 बसें हैं, बाकी 88 बसें इन्होंने झूठ बोला है। लेकिन आप कहते हैं कि नहीं, जो 100 होंगे तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। वहां से शुरू होता है, उसके बाद वो हाथरस पहुंच जाती हैं, उसके बाद वो लखीमपुर खीरी भी चली जाती हैं। इस बीच उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 40% टिकट देंगे महिलाओं को। ये सवाल अलग है कि कांग्रेस के पास हर सीट पे प्रत्याशी भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ऐसा प्रत्याशी जो मुकाबले में खड़ा हो। और महिलाएं कहां से मिलेंगी जब महिलाएं राजनीति में हैं नहीं। लेकिन ये सवाल बाद में पूछे जाते हैं। इस वक्त तो नारा दिया गया है, उस नारे का अपील है कि नहीं है, ये देखा जाएगा। और मुझे ऐसा दिखता है कि अपील है। इसके साथ जो स्कूटी और स्मार्टफोन की बात उन्होंने की है, वो मैंने आपको बताया था। मेरी माताजी कह रही थी कि भाई ये प्रियंका गांधी तो स्कूटी और स्मार्टफोन बांटने जा रही है। इससे हो क्या रहा है कि वो एक अलग तरह की लकीर खींच रही हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो लकीरें खींच रही थी, वो जात की लकीर, धर्म की लकीर, झगड़े की लकीर, लड़ाने की लकीर, उसमें कुछ कुछ ऐसी चीजें थी। अखिलेश यादव ने भी साइकिल और टैबलेट की बातें की थी, उन्होंने कुछ बांटा भी था। लेकिन अब प्रियंका ने जिस अंदाज में महिलाओं को ये आगे कर दिया है, साथ में स्कूटी, और वो भी उन्होंने बेटियों के लिए, यूपी की बेटी को स्कूटी, इससे एक अलग वोट बैंक आप, और अगर आप देखना चाहते हैं कि क्या ये वोट बैंक है, तो मैं आपको ये बता सकता हूं कि महिलाएं एक वोट बैंक हैं। महिलाएं अक्रॉस पार्टी लाइन एक वोट बैंक के तौर पर खड़ी हो सकती हैं। महिलाएं सभी जात धर्म की होती हैं, और उनको अगर आप अपील कर गए, तो ये बिहार में नीतीश कुमार के मामले में कहा गया कि साहब वो महिलाओं को अपील कर गए अपने शराबबंदी के नारे से, इस वजह से उनको बम्पर सफलता मिली। बंगाल में ममता बनर्जी को मिली। मैं जो बात अभी तमिलनाडु भी उदाहरण है, तमिलनाडु जयललिता का। तो ये महिलाओं को अगर आप अपील कर ले गए, और कैडर का जहां तक सवाल है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, मैं कोई बड़ा कांग्रेस समर्थक नहीं हूं, आप मुझे जानते हैं 30-35 साल से, हम लोग तो सब कांग्रेस विरोधी रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जड़ें बहुत हैं इस जमीन में। जैसे बड़े पेड़ होते हैं अपने आसपास, कभी आपने देखा हो पीपल का पेड़, कितना भी उखाड़ लीजिए, कोशिश करिए, 15-20 साल तक वहां नए अंकुर निकलते रहते हैं, पेड़ उगते रहते हैं। तो कांग्रेस कुछ उस अंदाज में इस देश में अभी तक घुसी हुई है, आप उसको, यू कांट विश इट अवे। आप, लगता है कि सीट नहीं मिली, लेकिन परसेंटेज में तो वोट मिल रहा था ना, 10% के आसपास का वोट उसको मिल रहा था। अगर उसमें 5%, 6% बढ़ जाए, जो कि बहुत असंभव नहीं लगता है। एक तो मैं वोट को लेके बहुत जाऊंगा नहीं अभी, क्योंकि प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में चुनाव जिता देंगी और मुख्यमंत्री बन जाएंगी, ये मुझे लगता है थोड़ी दूर की कौड़ी है। लेकिन प्रियंका गांधी जिस अंदाज में सामने आ रही हैं अब, बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद,
मुझे तो ये लगता था कि साहब इतना इंतजार हो चुका है कि अब वो सामने आएंगी तो लोग खास ध्यान नहीं देंगे, सीरियसली नहीं लेंगे कि यार ये तो बहुत सालों से वेटिंग रूम में थी, अब आ भी गई हैं तो क्या कर लेंगी। लेकिन वो पार्टी को एक तरह से गैल्वेनाइज कर रही हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर ये महिलाएं 160 महिलाओं को टिकट देने की बात है, इस चक्कर में पूरे उत्तर प्रदेश में जहां जहां महिला राजनीतिक कार्यकर्ता हैं वो सब जागृत होंगी कि क्या हमें भी टिकट मिल सकता है, क्या हमारी भी सीट हो सकती है। क्योंकि जो रिजर्व सीटें हो तो अलग हैं, उनमें तो सबको महिला को टिकट देना है, ये तो जनरल में देने की बात है। तो अब जनरल में यहां भी मिल सकता है, वहां भी मिल सकता है, जहां मिलना है और जहां नहीं मिलना है, सब तरफ महिलाएं जागृत हैं। ये महिलाओं के साथ जाहिर है कि जो महिला अगर खुद राजनीति कर रही है, एक महिला बाई प्रॉक्सी आती है, उसके बारे में उन्होंने खुद कहा है, उसको मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप प्रियंका गांधी का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिए। महिला बाई प्रॉक्सी भी अगर आ जाती है तो वो उसके बाद राजनीति में कैसा गुणात्मक परिवर्तन लाती है, ये वो खुद दिखा चुकी हैं। और हमने ऐसे अनेक उदाहरण देखे हैं कि उसके बाद वो महिला महिला न रह जाए, वो किसी दूसरी राजनीतिक समूह का हिस्सा बन जाए, उस तरह की विचारधारा में चली जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर वो खुद को महिला समझ के राजनीति में आती है, महिलाओं के मुद्दे उठाती है, तो बहुत कुछ ऐसा है इस देश में जो बदलने की जरूरत है और जो शायद महिलाओं से बेहतर कोई नहीं समझता है। यहाँ पे एक चीज मैं कहूंगा अमरीश जी, मेरा बहुत लंबा 30-32 साल का करियर रहा है, मैंने अपने जो सहयोगी पाए जितने, उनमें मेरा मानना है कि महिलाओं से भरोसेमंद प्रोफेशनल कलीग्स मुझे तो नहीं मिले। मेरी बहुत प्रोफेशनल कलीग्स रही हैं महिलाएं, और वो बहुत ज्यादा रिलायबल, रिस्पॉन्सिबल और एफिशिएंट होती हैं। ये मैं बहुत सोच विचार के कह रहा हूं, इसके लिए मुझे बहुत लोग गाली दे सकते हैं, लेकिन मैं ये बहुत विचार के साथ कह रहा हूं। और यही सार्वजनिक जीवन में देखिए, जो महिलाएं जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभा रही हैं, आप उनको अगर देखेंगे तो पाएंगे कि वो अपने ही स्तर के, अपनी ही क्षमता वाले पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा काम कर रही हैं और कहीं ज्यादा कारगर साबित हो रही हैं। तो ये एक बड़ा भारी कार्ड है। अब देखने की बात है कि किस हद तक चलता है। जी श्रवण जी, अपने को अनम्यूट कर लीजिएगा। मोदी जी 2014 से पहले गुजरात में ही तो थे, गुजरात मॉडल को तो उन्होंने बेचा एक तरीके से। उसको देखते हुए जो पैन इंडिया इमेज है प्रियंका गांधी की, और प्रियंका गांधी जो मुद्दे ला रही है, सोशल मीडिया का दौर है, ऐसा नहीं कि यहाँ की खबरें अखबार की तरह 18 किलोमीटर के दायरे में हो, वो चेन्नई में भी पढ़ी जाती हैं और असम में भी पढ़ी जाती हैं, असम में भी देखी जाती है। तो प्रियंका गांधी के मुद्दे चारों तरफ देश में छा रहे हैं। वोटों के उस पर तो मैं भी नहीं जाता हूं, लेकिन उनकी जो छवि है, वो छवि को आप किस रूप में देखते हैं जो आने वाले समय में बनने जा रही है? देखिए, प्रियंका गांधी की जो छवि है बहुत ही अर्बनाइज छवि है, वो रूरल छवि नहीं है प्रियंका गांधी की, जो मायावती की है या डिम्पल यादव की है। वो प्रियंका को बहुत एक अर्बन जो सोसाइटी है और उसके हिसाब से उनकी इमोशनल अपील जो है वो रूरल है, पर उनका जो अपीयरेंस है और जो उनका मतलब, जैसे मैं कोई बहुत ही क्रूड चीज का इस्तेमाल करूं, विशेषण का या सिमिली का, तो वो ये है कि जैसे बॉलीवुड की फिल्मों में कोई प्रसिद्ध अभिनेत्री कोई ग्रामीण महिला की भूमिका करके कोई ग्रामीण अपील को जनरेट करना चाहे, तो उसका जो इम्पैक्ट हो सकता है ग्रामीण महिलाओं पर वो उतना ही हो सकता है, क्योंकि वो चीज़ों को महिलाएं एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखती हैं और अपनी इमेज को उस महिला में ढूंढती हैं। पर मैं दूसरी चीज़ कहना चाहता हूं अमरीश जी, कि आप तो ज़्यादा जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश एक ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण प्रदेश है। 2011 के अगर आंकड़े पॉपुलेशन के देखें जो मेरे पास हैं, 2021 के तो है नहीं, तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं, कोई 15.5 करोड़ के करीब रूरल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की, और 4.5 करोड़ के करीब अर्बन पॉपुलेशन है। और उसमें 7.5 करोड़ के करीब जो है वो वुमन पॉपुलेशन रूरल है और 4.5 करोड़ अर्बन है। अब वोटिंग का पैटर्न अगर आप देखें तो
जो पिछले तमाम सालों में उत्तर प्रदेश में भी और रूरल सब जगह, तो उत्तर प्रदेश का मैं ढूंढ रहा था तो 67% रूरल वोटिंग है और 59% अर्बन वोटिंग है। उत्तर प्रदेश के चुनावों को लखनऊ और इलाहाबाद और बनारस, मेरठ ये तय नहीं करेंगे। इनके चुनाव का फैसला ग्रामीण इलाकों में होगा, और जो भी पेनिट्रेशन ग्रामीण इलाकों में कर पाएगा, आप इस हिसाब से अगर देखें तो जो बीजेपी की जो पॉपुलरिटी है वो काफी अर्बन ओरिएंटेड है। ये सप्पल जी कुछ कहना चाहते हैं, पहले सुन लो उसको। जी जी जी, सप्पल जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। नहीं आपके बाद, मैं तो सिर्फ अपना नंबर लगा रहा हूँ। ठीक ठीक, ओके जी। तो बीजेपी की जो है वो अर्बन पॉपुलरिटी है, और उसने अर्बन पॉपुलरिटी ने रूरल को डोमिनेट किया है कि अर्बन में लोग ऐसा पहनते हैं, ऐसा सोचते हैं, तो हमको भी जाना चाहिए। इस चुनाव में जो बड़ा परिणाम होगा, दो चीजें होंगी अमरीश जी। एक तो वोट कैंडिडेट को मिलने वाला है, पार्टी को नहीं मिलेगा। आपने देखा होगा कि बीजेपी ने जो शिफ्ट किया धर्म से जाति की तरफ किया है, बैकवर्ड क्लासेस को अपना एक बड़ा मुद्दा बनाया है, मंत्रियों की नियुक्ति में भी और जन दर्शन जन आशीर्वाद यात्रा में भी और तमाम चीजों में भी। मैं भूल नहीं जाऊं इसलिए सप्पल जी की एक बात को और मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं कि केवल बीजेपी के साथ संगठन का ही मामला नहीं है, पूरी ब्यूरोक्रेसी। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में कल या आज पता नहीं 5-6 बड़े पुलिस अधिकारियों के तबादले हो गए, बड़ी संख्या में जिलों में और कमिश्नरी में, अंचलों में, जनपदों में बड़ी संख्या में ब्यूरोक्रेसी को बहुत ही अकाउंटेबल बनाया जाने वाला है चुनावों को लेकर। कार्यकर्ताओं की बात, जो उत्तराखंड का अनुभव इन्होंने सप्पल जी ने शेयर किया, अब वो एक्सेप्शन हो सकता है, पर मैं तो जानता हूं कि किस तरह से आरएसएस के लोग इस समय लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश में। तब आप आरएसएस की तुलना सेवा दल से कर लीजिए। तो मैं कह रहा था कि वोट इस समय कैंडिडेट को मिलने वाला है पार्टी के। वो बहुत कम ऐसे वोट होंगे जो विचार को या हिंदुत्व को या और किसी चीज को मिलेंगे। कांग्रेस के पास एक बड़ा हथियार है, वो ये है कि अगर वो वोटिंग में बेईमानी नहीं होती है, पोलिंग में लोगों को जाने से नहीं रोका जाता है और रूरल एरियाज में वायलेंस नहीं होता है, तो आपको पन्ना प्रमुखों की जरूरत भी नहीं है। मतलब कोई दुनिया के किसी देश में ऐसा नहीं होता कि बूथ पर लोग नियुक्त किए जाते हैं, लोग जाते हैं वोट डालते हैं। कहीं नहीं होता, कहीं प्रजातांत्रिक देशों में इस तरह की व्यवस्था नहीं होती है। तो अगर ईमानदारी से चुनाव हो, प्रियंका की रूरल अपील जो है, आपने देखा कि जो उन्नाव का मामला या हाथरस का मामला, जो भी आपने मामले, लखीमपुर खीरी का मामला, ये सारे के सारे मामले रूरल अत्याचारों, इनजस्टिस से जुड़े हुए हैं और पुलिस अत्याचार से जुड़े हुए हैं। तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर 40% महिला कैंडिडेट्स का मामला अगर उत्तर प्रदेश के रूरल एरियाज में बहुत ताकत के साथ मोबिलाइज कर दें और प्रियंका का फोकस या कांग्रेस का फोकस बजाय अर्बन के रूरल हो जाए, जो कि बीजेपी का नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि बीजेपी मोटे तौर पर जिस समाज को रिप्रेजेंट करती है वो अर्बन समाज है। हर जगह जो वेश्य हैं, बनिए हैं या और भी लोग हैं, बड़े जमींदार हैं, भूमि के मालिक हैं। तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है या उसका जो कमिटमेंट
कमिटेड वोट है, जो कि पहले रहा है, 1988 तक रहा, जब एनडी तिवारी थे तब तक रहा है। तो वो एक बड़ी चीज हो सकती है, मैं उसमें कोई इनकार नहीं करता, क्योंकि अर्बन में अगर कंसंट्रेशन किया तो अर्बन में तो वोटर बहुत आलसी होता है। यहाँ उत्तर प्रदेश के जो आंकड़े बताते हैं कि अर्बन और रूरल वोटिंग में 10% का फर्क है उत्तर प्रदेश में, वो काफी मेजर है। और इस बार अगर रूरल वोट, किसानों की नाराजगी, आदिवासी दलितों की नाराजगी, बैकवर्ड क्लासेस की नाराजगी और तमाम नाराजगियां अगर उसको एक साथ मिला के देखेंगे तो कांग्रेस के लिए तो बहुत बेहतर सिचुएशन साबित हो सकती है। पर वो उसको इस तमाम चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए, संगठित करने के लिए, मोबिलाइज करने के लिए फिर से एक संगठन की तो ज़रूरत पड़ेगी। और वो संगठन कांग्रेस अपने बचे हुए महीनों में कैसे ऑर्गेनाइज करती है, क्योंकि सप्पल जी ने और तमाम बातें तो कही। ये तो कहा कि पूछा जाना चाहिए कि इनके पास ये कहाँ से आया और वो कहाँ से आया और धन कहाँ से आया। अब आप पूछते रहिए, मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये कह रहा हूँ कि भाई आपके पास जमीन पर क्या है उसकी बात है, वो कहाँ से लाए ये बात ही नहीं है, कोई पूछ ही नहीं रहा है कि वो कहाँ से लाए। तो आपको सवाल क्या करना है बीजेपी से, सवाल की लिस्ट तो होना चाहिए ना कि भाई इतने लोग मर गए, ये कौन लोग मरे हैं, जो लाशें गंगा में बहती थी वो किसकी हैं, जो ऑक्सीजन की कमी से गोरखपुर में मरे, आगरा में मरे, वो लोग कौन हैं। आपको सवाल की फहरिस्त भी तैयार करनी पड़ेगी इस सरकार से पूछने के लिए। और ये भी पूछना पड़ेगा ना कि भाई लखनऊ में विवेक तिवारी की मौत जो हुई थी, पुलिस वालों ने मारा था, तो उसका हुआ क्या अंत में। तो फर्जी एनकाउंटर्स में कितने लोग मारे गए, क्यों मारे गए, सवाल भी पूछना पड़ेंगे। अगर आप बीजेपी को डिमोरलाइज नहीं करेंगे सवाल पूछ कर, और अगर यही पूछेंगे कि आपके पास पैसा कहाँ से आया, जीप कहाँ से आ गई, बुलेट कहाँ से आ गई, तो मेरे ख्याल से जो वर्कर है या जो मतदाता वो इस चीज से इंप्रेस नहीं होने वाला है। जी सफल जी, आप कुछ कह। हाँ, मैं ये कह रहा था कि 3 अक्टूबर को लखीमपुर खीरी की घटना घटी और ठीक उससे पहले तमाम लोग यह एक परसेप्शन बना रहे थे कि कांग्रेस को चुनाव लड़ना ही क्यों चाहिए, और लड़ना भी चाहिए तो उसको समाजवादी पार्टी के साथ किसी भी शर्त पे, किसी भी तरीके से समझौता कर लेना चाहिए, क्योंकि बीजेपी को हराना जरूरी है। आज 19 दिन हुए, 19 दिन के अंदर, केवल 19 दिन के अंदर आज ये परसेप्शन है कि हाँ प्रियंका गांधी एक लीडर के रूप में सामने आई है, कि हाँ टर्म्स ऑफ गेम चेंज हो रहे हैं, कि हाँ कुछ ऐसी नई बात राजनीति में आई है जिसने घर घर तक एक चर्चा शुरू की है, लोगों को छूना शुरू किया है। तो ये केवल 19 दिन की यात्रा है, अभी 5 महीने बचे हैं चुनाव में। इतनी जल्दी अगर हम डिसमिस करें तो ये उचित नहीं है। दूसरी बात, जो ये महिलाओं को 40% टिकट देने की बात की गई है, उसका कॉन्टेक्स्ट है, वो केवल ये नहीं है कि आज की तारीख में महिला वोट बैंक के रूप में आप इसको स्थापित करने जा रहे हैं। ये उस दौर में हुआ है जिस हफ्ते में पूरा सोशल मीडिया पे एक कैंपेन चल रहा है कि औरत को, हिंदू औरत को बिंदी लगाना क्यों जरूरी है। ये उस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है जहां पेंट पहन के आरएसएस के खुद के कार्यकर्ता महिलाओं के लिबास पर, कि भारतीय लिबास क्या है, उस पर चर्चा सोशल मीडिया में कर रहे हैं। और ये उस कॉन्टेक्स्ट में हो रहा है जहां मोहन भागवत का स्टेटमेंट एक बार नहीं कई बार आया कि ज्यादा पढ़ने से भारतीय समाज में डिवोर्स बढ़ रहे हैं। तो इस पूरी जो सशक्तिकरण की बात की जा रही है महिलाओं की, वो इस कॉन्टेक्स्ट में देखी जानी चाहिए कि अगर रेप केसेस हुए तो रेप केसेस में हर बार एक आंदोलन की जरूरत पड़ी, केवल इंक्वायरी को ठीक पटरी पर लाने के लिए, अमरीश जी, केवल इंक्वायरी को ठीक पटरी पर लाने के लिए। और ये इस तरह से भी देखा जाना चाहिए कि स्कूटी या स्मार्टफोन केवल फ्रीबीज नहीं है,
ये वो दो चीजें हैं जो कि किसी भी लड़की जो पढ़ रही है उसकी मोबिलिटी और उसकी कम्युनिकेशन, उसकी रीच, उसके रिसोर्स, उसको मजबूत कर रहे हैं। तो हर बात के अंदर ऐसा नहीं है। और मैं ये नहीं मानता हूं जो श्रवण जी ने कहा कि प्रियंका गांधी केवल अर्बन फिनोमिना है। आज आप उत्तर प्रदेश के कहीं भी जा चले जाइए, ये कहना कि गांवों में आज इसकी बात नहीं हो रही है, ये तो सरासर ऐसी बात है जिससे कि कोई भी एग्री नहीं करेगा जो गांवों में पहुंच रखता है यूपी के। तो ये कोई अर्बन फिनोमिना नहीं है। और सच बात ये बाद में श्रवण जी ने खुद भी बोला कि जो इश्यूज प्रियंका गांधी ने पिछले 2 साल में उठाए वो सभी रूरल एरिया से संबंधित, रूरल एरिया में महिलाओं पे क्राइम से संबंधित, और जो क्रिमिनल पॉलिटिक्स का एक स्वरूप हुआ है रूरल इलाके में उससे संबंधित है। अर्बन इश्यूज तो उसमें कम है। अर्बन में तो कोविड के अंदर जो काम किया गया था वो है। और इससे मुझे एक बात और याद आई जो जोशी जी ने, आलोक जोशी जी ने बोला था कि 100 बसें नहीं 1000 बसें उपलब्ध कराई थी प्रियंका गांधी ने, जिसको कि योगी सरकार ने उस पीरियड में इस्तेमाल नहीं किया था जिस पीरियड में लोग पैदल पैदल हजारों किलोमीटर अपने बच्चों को, अपने परिवार को साथ में लेकर पैदल जा रहे थे भूख प्यास से। और उस पीरियड में योगी जी ने उन 1000 बसों को खड़ा रखा, उसको इस्तेमाल नहीं करने दिया क्योंकि उनकी अपनी राजनीति कमजोर होती थी। और जो सवाल है श्रवण जी, ऐसा नहीं है, जब मैं ये बात करूंगा कि ये पूछा जाना चाहिए कि बीजेपी के पास पैसा कहां से आया, तो इस बात में ऐसा नहीं है कि बाकी सवाल जो आप कह रहे हैं वो नहीं पूछेंगे। ये तो पॉलिटिकल अभी कम्युनिकेशन शुरू हुआ है। बीजेपी की जो तमाम पॉलिसीज हैं, चाहे वो कोविड के दौरान हो, आज कांग्रेस पार्टी ने जो घर घर सर्वे करके डाटा इकट्ठा किया, आने वाले दिनों में वो भी जारी होगा, ऐसा नहीं है। अभी चाहे जो रोजगार को लेके इश्यूज हैं, जो बेरोजगारी को लेके इश्यूज हैं, जो महंगाई को लेके इश्यूज हैं, वो सब भी तो चुनाव के अंदर मुद्दा है जिसके अंदर बीजेपी को सामना करना है सवालों का। तो ये कहना कि अगर हम बीजेपी की अनैतिक जो कार्यप्रणाली है जिसमें कि उन्होंने भ्रष्टाचार को एक सिस्टमाइज कर दिया और अपनी पार्टी के अंदर जो भ्रष्टाचार को उन्होंने एक इस तरह से दिखा दिया कि हमारी पार्टी एक 5 स्टार पार्टी बना के कार्यकर्ताओं के पैसे से खरीदने का जो सिस्टम शुरू किया है उस पे सवाल ना उठाया जाए, ये आइदर और सिचुएशन नहीं है। ये भी उठाया जाएगा और वो बातें भी की जाएंगी, लेकिन ये कहना कि आज की तारीख में देखिए 19 ही दिन हुए हैं, ये फाइनल जो दौड़ है ये अभी शुरू हुई है। और इस दौड़ में अभी इतने ही दिनों के अंदर जो पूरा चर्चा बदली है, चर्चा के विषय बदले हैं, जो उम्मीदें नई जगी हैं और एक नई भाषा शुरू हुई है यूपी की राजनीति में, वो संकेत है कि कांग्रेस पार्टी सोच समझ के मजबूती से कदम इस चुनाव में रखने जा रही है। और अब कोई नहीं कह रहा है, मुझे पिछले 3-4 दिनों से कोई अपना मित्र, कोई दोस्त जो हमको पकड़ पकड़ के बोलते थे कि कांग्रेस क्यों वोट बर्बाद करी, अखिलेश को जीतने दो, पिछले 3-4 दिनों में कोई ये नहीं कह रहा है कि अब कांग्रेस पार्टी मैदान में नहीं उतरे, कोई ये नहीं कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को हल्के से लड़ने जा रही है। जी श्रवण जी। सप्पल जी ने जो बात कही कि जो लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो मैदान में होना ही नहीं चाहिए, वो बात मैंने कही थी और वो सार्वजनिक तौर पर कही थी। नहीं, मैं सिर्फ मैंने आपकी बात पे नहीं बोला। हाँ, मैं इसको स्पष्ट कर दूं। नहीं, मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि मैं आज भी उस बात पर कायम हूं और 19 दिन बाद नहीं, मैं 57 दिन बाद भी कायम रहूंगा। और उसके चूंकि टाइम नहीं है इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। श्रवण जी, आपका वोट यूपी में नहीं है। उससे क्या फर्क पड़ता है, विचार उनके विचार तो देश भर में जाते हैं। नहीं, मेरा ये कहना है कि अगर 2024 में एक संयुक्त विपक्ष को मोदी के खिलाफ लड़ना है, भाजपा के खिलाफ लड़ना है और यूपी उसकी प्रयोगशाला है और यूपी में योगी को नहीं जीतने देना है, तो जरूरी है कि प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव मिलकर चुनाव लड़ें। अगर अखिलेश यादव हार जाते हैं और कांग्रेस तीसरे नंबर पर ही रहती है और भारतीय जनता पार्टी फिर से विजयी हो जाती है, बहुमत प्राप्त कर लेती है, बहुमत के नजदीक पहुंच जाती है,
तो सप्पल जी बताएं कि जो इलेक्शन रिजल्ट्स का पोस्टमार्टम होगा उसमें अखिलेश कांग्रेस को लेकर क्या कहेंगे और कांग्रेस अखिलेश को लेकर क्या कहने वाली है। हम लोग क्या है कि बहुत एक यूटोपिया खड़ा कर देते हैं, कल्पना लोग खड़ा कर देते हैं और बहुत जल्दी 19 दिन के उस पर बहुत तत्काल नतीजों पर पहुंच जाते हैं। तो पंचायत चुनाव में जो बीजेपी का हुआ, उसके बाद के चुनाव में क्या हुआ बीजेपी का, तो मैं खैर यहाँ समय नहीं है बहुत ज्यादा, इसलिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कोई कांग्रेस की आलोचना या कांग्रेस को हराने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कांग्रेस को उसका आईना दिखा रहा हूँ और कांग्रेस उस आईने को देखना नहीं चाहती है। वो पर्दे के पीछे तो देखना चाहती है, सार्वजनिक रूप से नहीं देखना चाहती है। ये दिक्कत है कांग्रेस की। अब सप्पल साहब तो बहुत विद्वान आदमी है, वो तो हर चीज को डिफेंड कर लेते हैं, तो मैं तो खैर उनसे कोई, और बहुत शरीफ आदमी है, मतलब कांग्रेस में इतने शरीफ जब दूसरे कम होते हैं प्रवक्ताओं को देखते हैं आप श्रवण जी नेशनल टीवी पर, तो उनकी तुलना में सप्पल साहब को सुनना और उनसे बात करना काफी एक इज्जत का मामला बनता है। तो मैं बहुत ज्यादा अपनी बात पर कायम हूँ और 57 दिन बाद भी कायम रहूंगा। जी सप्पल जी, मैं इस पे सिर्फ ये बोलूंगा कि श्रवण जी से मुझे ये उम्मीद नहीं है कि वो कांग्रेस के फेवर में किसी भी प्रोग्राम के अंदर कैंपेन करे। वो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं, उनकी अपनी राय है और उस राय का उनको अधिकार है, लेकिन उस राय पे मुझे जो बोलना है, मुझे उसका अधिकार यूज करते हुए मैं ये बात बोलूंगा कि यूपी केवल संयुक्त विपक्ष की लैबोरेटरी नहीं है। यूपी भारत की राजनीति में जिस दौर में आरएसएस का प्रभुत्व निर्विवाद रूप से आज की तारीख में है डिस्कोर्स के ऊपर, आज की तारीख में इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि जो हेजेमनी की बात हम करते हैं उसमें आरएसएस ने अपनी जगह बनाई है। उस दौर के अंदर यूपी इस बात की भी लेबोरेटरी है कि क्या हम नई भाषा, नया मुहावरा भारतीय राजनीति में दे सकते हैं जो आरएसएस की राजनीति का मुकाबला कर सके, और कांग्रेस पार्टी अपने पे काम कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ये मजबूर नहीं कर सकती है कि अखिलेश यादव भाषा वो बोले जो कांग्रेस चाहती है या मायावती वो करें। कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से नई भाषा को गढ़ रही है, पूरे जोर से लड़ने जा रही है, और आने वाले दिनों में क्या होगा वो तो डिबेट अच्छे रिजल्ट आए या बुरे आए, डिबेट तो अमरीश जी तब भी हमें बुला ही लेंगे, तब हम कर ही लेंगे। लेकिन ये बात सच है कि इस वक्त जो ये दौर शुरू हुआ, ये अचानक से शुरू नहीं हुआ। 2 साल से इसकी तैयारी हो रही थी। लगातार कांग्रेस के लोग अलग अलग आंदोलनों में जेल जा रहे थे, लगातार कांग्रेस के लोग कोविड में लोगों की मदद कर रहे थे, और वो जो नींव है जो किसी को दिख नहीं रही थी, उस नींव पे अभी पहला जब ईंट रखी गई है भवन बनाने की, अभी उसी पे चर्चा शुरू हो गई है, जो कि बहुत सुखद है। जी हमें लगता है मामला रणनीति का ज्यादा है कि उत्तर प्रदेश में कैसे भारतीय जनता पार्टी को सारी पार्टियां मिलकर हरा सकती हैं, इसके बारे में बात हो रही थी। देखिए रणनीति की बात है, अखिलेश यादव अब मेट्रो और एक्सप्रेस वे की बात कम करते हैं, वो रणनीति उन्होंने बदल दी है। अब ग्रामीण इलाकों की बात वो करते हैं, अपने दौरे भी उन्होंने फोकस कर लिए है, और अखिलेश यादव और कांग्रेस में कोई विवाद या टकराव है ऐसा मुझे भी नहीं लगता है। तो जो रणनीति है उसके बारे में अभी आगे भी चर्चा होती रहेगी। बहरहाल प्रियंका गांधी ने कुछ एजेंडा को उठाया और उसका असर समाज पर दिख रहा है, ये तो है इतना। बहरहाल आज का हमारा समय और भी ज्यादा हो चुका है, इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार। हाँ जी, चला जाए भाई।